नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। चौथी पारी में नए तेवर में नजर आ रहे शिवराज सिंह चौहान ने इस बार अफसरों को नहीं बख्शने की ठानी है। सरकारी योजनाओं का कबाड़ा करना हो या फिर जनहित की योजनाओं में फच्चर लगाना, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी इसको लेकर हमेशा निशाने पर रहते हैं। लेकिन अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि केवल जुबानी जमा खर्च के अतिरिक्त इनके खिलाफ कुछ होता नहीं है। मगर इस बार लगता है शिवराज सरकार ये परंपरा बदलने वाली है। सरकार ने अधिकारियों कर्मचारियों को परफॉर्मेंस के लिए बनाए गए 20-50 के फार्मूले के संबंध में सभी विभागों, निगम मंडलों और कलेक्टरों से 4 दिसंबर तक जानकारी मांगी है। इससे साफ है कि सरकार इस दिशा में कुछ ठोस पहल करने वाली है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसको पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सरकारी नौकरी में लापरवाही, अनियमितता और भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को सेवा मुक्त करने के लिए बनाए गए 20-50 की फॉर्मूले पर राज्य सरकार एक बार फिर सख्त हो गई है। यानी जिनके सीआर नंबर 50 से कम है उन्हें नौकरी से बाहर किया जा सकता है। इसी तरह जो कर्मचारी मेडिकली अनफिट है और इलाज के बाद भी अगर बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो उनका 15 दिसंबर के बाद चेकअप कराया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों के पास 20 साल की नौकरी के बाद खुद रिटायरमेंट लेने का ऑप्शन दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों, निगम मंडलों, संभागीय आयुक्तों और कलेक्टरों को पत्र भेजकर 4 दिसंबर तक जानकारी देने के लिए कहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कह चुके हैं कि परफॉर्मेंस के आधार पर ही अधिकारी कर्मचारियों की फील्ड पोस्टिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री 7 दिसंबर को कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इससे पहले सामान्य प्रशासन विभाग ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी जुटा रहा है जो इस नियम के तहत कार्य करने में फिट नहीं बैठ रहे हैं। इस नियम के अनुसार गणना करने के लिए अलग अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। क श्रेणी के 5 नंबर, ख श्रेणी के 4 नंबर, क श्रेणी के 3 नंबर और ख श्रेणी में आने वालों को 2 नंबर मिलेंगे। अगर कर्मचारी को हर साल क श्रेणी के नंबर मिलते हैं तो 20 साल की सेवा में उसके 100 नंबर हो जाएंगे, यानी कि आगे की उसकी नौकरी पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन ग और ख श्रेणी वालों के लिए संकट है। मुख्यमंत्री अगर सख्त रहेगा तो योजनाएं का क्रियान्वयन सड़कों पर आएंगी। और मुख्यमंत्री ने कह दिया कि ऐसे नहीं चले, कलेक्टरों से भी कह दिया कि एक रात आपको रुकना पड़ेगा, ग्रामीण तक जाना पड़ेगा। और शहर के अंदर भी उन्होंने देख लिया और अपराध के लिए भी उन्होंने बोल दिया कि प्रदेश में अपराध की कोई जगह नहीं है। गरीबों के लिए भी देख लिया उन्होंने, गरीबों की योजनाएं जो बनी है अस्पताल से लेके जो भी योजना गरीब की है उसका एक एक बिंदु पे लगातार वो चर्चा कर रहे हैं। और ये लगता है कि प्रदेश की जनता के लिए सुखद क्षण है, अच्छा भी लग रहा है सबको। कर्मचारियों पर जो आज आप सख्ती दिखा रहे हैं, आप तो लगातार मध्य प्रदेश में 3 टर्म के मुख्यमंत्री रहे, ये 4था टर्म चल रहा है। और जब जब आप कहीं उलझे हैं या फंसे हैं या आपकी राजनीति दांव पर आती है तब आप कर्मचारियों पर सख्ती करते हैं। पिछले टर्नों में आपने एक बार डंडा दिखाया, एक बार उल्टा लटकाने का, चमगादड़ बनाने का, कभी ग्रेजुटी रोकने का, कभी आर्थिक दंड देने का और आज फिर सख्त स्वरूप। क्या सिर्फ अपने वजूद को बचाने के लिए आप कर्मचारियों पर सख्ती दिखाने का काम करते हैं? केंद्र और राज्य सरकार ने नियम बनाया है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की सर्विस 20 साल पूरी हो गई है या फिर उम्र 50 साल के पार हो गई है, उनके सर्विस रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। अगर उनका परफॉर्मेंस मापदंडों के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो उन्हें वीआरएस दे दिया जाएगा। इसके साथ ये भी देखा जाएगा कि वो मेडिकली फिट है या फिर नहीं। मोदी सरकार ने कठोर कार्रवाई करते हुए ग्रुप ए और ग्रुप बी के कुल 312 अफसरों को जबरन रिटायर कर दिया है। सरकार ने ग्रुप ए के 36,000 कर्मचारियों और ग्रुप बी के 82,000 कर्मचारियों के काम का रिव्यू किया। इनमें से 312 अफसर नाकारा पाए गए। इनमें ग्रुप ए के 125 अफसर और ग्रुप बी के 187 अफसर शामिल हैं। यूपी में 600 अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। पिछली शिवराज सरकार में इस फॉर्मूले पर अमल भी किया गया था। आईएएस एम के सिंह
आईपीएस मयंक जैन और आईएफएस वीएस होदगी और देवेश कोहली को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई थी। आईपीएस जैन और आईएफएस कोहली ने इसके खिलाफ अपील की थी। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें जिस तरीके से कार्रवाई हुई है वह अफसरशाही को सवालों के घेरे में ले आती है। पत्नी के साथ दुर्व्यवहार के मामले में स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन उन्हें अभी तक चार्जशीट नहीं दी गई है। वरिष्ठ आईपीएस अफसर मधु कुमार बाबू की जांच एएसपी रैंक के अफसरों को सौंप दी जाती है। मधु कुमार रिश्वत लेने के मामले में कैमरे में कैद हुए थे। शेडोल रेंज के आईजी जी जनार्दन को एक कबाड़ी धमकाता है और ब्लैकमेल करता है। इसमें एक्शन की बजाय जांच की बात की जाती है। तो जाहिर है कि राज्य सरकार और उसके मुखिया की मंशा तो नेक है, लेकिन इसका पालन कराने वाले अफसर अपने शुभ लाभ और बाकी हित देखकर काम करते हैं और इसका खामियाजा सरकार और सिस्टम को भुगतना पड़ता है। लेकिन इस बार उम्मीद है कि अफसर अपने सीएम की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और इस बार ईमानदारी से काम को अंजाम दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस विषय पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। सबसे पहले पटेरिया जी, आपके पास है, फार्मूला भी नया नहीं है, जो कार्रवाई हुई है वो हमने दिखाई भी है और उससे ज़्यादा जो पर्दे के पीछे की कहानी है वो आपको पता भी है। तो आखिरकार ब्यूरोक्रेसी सरकार ये क्यों नहीं समझती कि जो मुख्यमंत्री है उनकी जो मंशा है, क्योंकि अगर वो अपने बीच के जो दागी हैं जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, अगर वो उसकी छटनी ईमानदारी से करेंगे तो उनका परफॉर्मेंस भी सुधरेगा, एक अच्छा एक परंपरा बनेगी और वो अधिकारी सामने आएंगे अच्छे काम करने वाले। और जो जनता के गाड़े कमाई का पैसा उनकी तनख्वाह पे खर्च होता है, पेंशन पे, उनकी सुविधा, बंगला घोड़ा गाड़ी पर सब पर खर्चा होता है, सैलरी उनको आम आदमी से बहुत ज़्यादा मिलती है, उसके बाद अगर वो काम ढंग से नहीं करते हैं और उन्हीं के लोग या उनसे सीनियर अफसर उनको बचाने की कोशिश करते हैं तो ये प्रदेश का भी नुकसान करते हैं, खुद का भी नुकसान करते हैं। तो क्या उम्मीद की जाए कि इस चौथी पारी में शिवराज सिंह चौहान ने जैसे तेवर दिखाए हैं तो ये जो सर्कुलर निकला है तो 4 तारीख तक जो वो चाह रहे हैं वैसा ये ब्यूरोक्रेसी करके देगी। और जैसी कि मंशा है केंद्र सरकार की भी, हमने देखा यूपी सरकार में उस पर अच्छा काम हुआ, मध्य प्रदेश में भी कुछ कार्रवाई हुई है और केंद्र में तो बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई और ख़ास तौर से जो इनकम टैक्स के कई सारे अफसरों को हटाया गया है, सस्पेंड किया गया, नौकरी से उनको घर बैठा दिया गया है। तो क्या उम्मीद करें मध्य प्रदेश में कि योगी मोदी की राह पर शिवराज चलते दिखेंगे? देखिए मनोज जी, यहाँ एक फ़र्क है जी। मुख्यमंत्री जो है राज्य सरकार का मुखिया होता है और चीफ सेक्रेटरी प्रशासन का मुखिया होता है। बिल्कुल। जिस कार्रवाई की हम बात कर रहे हैं, इस कार्रवाई को कराना, कैसे कार्रवाई होगी, कैसे इसकी सूची आएगी, ये सारा जिम्मा चीफ सेक्रेटरी का, प्रशासन चलाने का जिम्मा जो है मुख्य सचिव का होता है। बिल्कुल। और जिस 20-50 के नियम की हम बात कर रहे हैं तो मुझे याद है कि जब पिछली शिवराज सरकार थी तब भी एक सूची बनी थी, तब भी सभी विभागों से जानकारी मांगी गई थी और कुछ विभागों ने जानकारी तब भी नहीं भेजी थी। कमलनाथ सरकार आई, उसने भी यही जानकारियां मांगी थी, तब भी जानकारियां आई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल। अब फिर वही प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार के एक नियम है, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, जो हम नाम दिखा रहे थे, 4-5 बड़े अफसरों के नाम हमने गिनाए हैं, IAS, IPS, IFS अफसरों के। तो एक केंद्र सरकार, मोदी सरकार आने के बाद जो उनने जो कड़े नियम बनाए ऐसे अफसरों पर जो नाकाबिल हैं, काम नहीं करते हैं या दागी हैं, उनको हटाने के लिए जबरी सेवानिवृत्त करने का जो नियम बनाया तो उसके दायरे में ये मध्य प्रदेश के ये अफसर आए थे। सूची और भी लंबी थी, कुछ बचा लिए गए, कुछ को माफ़ी मिल गई, इस तरीके का भी मामला रहा। लेकिन राज्य सरकार के जो है स्टेट कैडर के अधिकारियों पर कार्रवाई की बात करें तो शायद कहीं पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल। ना पिछली सरकार में हुई, ना इस सरकार में हो रही है। और अभी जो 4 तारीख दी गई है सूची की, मुझे नहीं लगता कि ये 4 तारीख पर भी अमल करेंगे, क्योंकि उन अधिकारियों के रूटीन कोर्स का काम है, नियमित प्रोसीजर में है कि वो सूची मांगी जाती है, वो समय सीमा बढ़ाने की बात करते हैं, फिर मांगी जाती है, कुछ समय बाद उसको भुला दिया जाता है। मैंने जो पिक्चर का चर्चित डायलॉग था, तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख, जी हाँ, वो है। क्योंकि ये जो अधिकारी हैं इन पर यदि कार्रवाई करनी है तो उनके विभाग का जो कोई ना कोई सीनियर अधिकारी ही उनको बचाने में लग जाता है। इसलिए मैंने कहा कि प्रशासनिक मुखिया की जिम्मेदारी है। और मनोज जी, हमने किस्सा सुना है कि जब DP मिश्रा मुख्यमंत्री हुआ करते थे जी, तो उस समय कर्मचारियों का आंदोलन हुआ था, तो वो प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री तक पहुंचा,
चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि बड़ी गंभीर समस्या है, कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, प्रदेश में अराजकता की स्थिति होने वाली है। मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा तो मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी को कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, ये सब तुम्हारे कर्मचारी, 24 घंटे के अंदर आंदोलन खत्म होना चाहिए, अब कैसे करना ये तुम जानो। बिल्कुल। तो प्रशासनिक मुखिया, क्योंकि उनके कर्मचारी हैं, उनको जिम्मेदारी थी, तो उनने उसको हैंडल कर लिया जैसे हैंडल करना था। तो ये प्रशासनिक मुखिया का दायित्व है कि यदि दागी कर्मचारी हैं, काम नहीं कर रहे हैं, नाफरमान है, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है। यदि पुरुषोत्तम शर्मा जैसा ही मामला है कि उनको आपने चार्जशीट ही नहीं सौंप रहे हैं, बिल्कुल। यदि जी जनार्दन रेड्डी जैसा मामला है कि एक कबाड़ी उसको ब्लैकमेल कर रहा है, पकड़ा जाता है, वो स्वीकार भी करते हैं कि ये, वो कहते हैं कि ये ऑडियो पुराना है, अभी का नहीं है, बिल्कुल, लेकिन स्वीकार तो करते हैं कि ऑडियो उनका है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मधु कुमार बाबू का मामला है, बाकायदा कैमरे में ट्रैप हो रहे हैं, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये जो घटना है, ये वो रास्ता दिखाती हैं जहाँ पर दूसरे अफसर को बचाव का रास्ता मिलता है। लेकिन यदि हम दूसरी तरफ जाएं, मुख्यमंत्री के एंड पर जाते हैं, तो शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहले दिन जो कार्रवाई की थी राजगढ़ कलेक्टर निधि निवेदिता को हटाकर, तो वो मुख्यमंत्री ने एक रुख दिखाया था कि उनका प्रशासन कैसे चलना चाहिए। अब उसको मुख्यमंत्री एक बार कार्रवाई करेगा, एक निर्देश देगा, उसके पास यही काम तो नहीं है दिन भर अधिकारी कर्मचारियों की सूची लेकर बैठा रहे। ये तो अफसरों का काम है को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि मंत्रियों मुख्यमंत्री का काम है नीति बनाना, नीतियों पर मंथन करना, नीतियों क्या होनी चाहिए राज्य की, उसको कैसे अमल होना चाहिए, उसको अमल करने का काम इनका है। ये यदि प्रशासन अमल नहीं कर रहा है तो नाफरमानी इनकी है, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे अफसरों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि लगभग जैसे कहते हैं कुएं में भांगी गुलिये, तो लगभग पूरे वल्लभन के अफसर ही एक ही बिरादरी के हैं। बिल्कुल, चाहे इसको पकड़ लीजिए तो वो भी वही है, किसी को इस पद से उठाकर उस पद पर बैठा दीजिए वो भी वही काम करने लगता है। मतलब इससे बड़ी बात और क्या होगी मनोज जी, कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार में किसानों की जो कृषक सम्मान निधि का जो मामला है, वो उसकी सूची ही नहीं बन पा रही। बिल्कुल। और जैसी सरकार बदली, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, 15 दिन के अंदर सूची बन गई, उनको पहली किस्त भी मिल गई। वही अफसर थे, सब कुछ वही था। तो ये इनकी जो मानसिकता है अधिकारियों की, ये पूरा दोष उसका है। और यहाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू जैसी संस्थाओं में जिन अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले जाते हैं, बिल्कुल, उनको जानबूझकर टाला जाता है, उनके अभियोजन की अनुमतियां अधिकार प्रशासन विभाग नहीं देते हैं, जिसको लेकर बार बार बातें उठती है। और हमने देखते रहे शिवराज सिंह चौहान के पुराने एक्शन भी दिखाई दिए हैं कि वो कहते हैं कि ऐसे मामले तत्काल अभियोजन की स्वीकृति दी जाए, मामले टाले ना जाए। जब मुख्यमंत्री समीक्षा करते हैं, जब उन तक मामला सामने आता है तब वो कार्रवाई करते हैं। लेकिन ये जिनको रूटीन कोर्स में ये काम करना है, यदि वही काम नहीं करेंगे तो उसको लेकर स्थितियाँ यही बनेंगी, हर बार 20-50 की सूची मांगी जाएगी, सूची आएगी, अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी। तो इस स्थिति से प्रशासन अच्छा नहीं चलने वाला है। एक दूसरा बात और है कि मध्य प्रदेश में लंबे समय से भर्तियां नहीं हुई हैं। दिग्विजय सिंह की सरकार थी, बिल्कुल, उस दौरान पद घटाने का एक काम शुरू हुआ था, पद समर्पित संविदा का कर दिया सिस्टम जाए, शुरू हुआ। जी संविदा पर कल्चर पे चला जाए, तो बहुत सारे अधिकारी संविदा पर हैं। आप देखिए कोई सी भी बड़ी मीटिंग्स होती है, मुख्यमंत्री भी उस मीटिंग को लेते हैं, कई बार उसमें ऐसे अधिकारी दिखते हैं जो संविदा पर हैं और लंबे समय से संविदा पे हैं, बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन उन पर रेगुलर पोस्टिंग वहाँ पर नहीं हो पा रही है, प्रमोशन के चांसेस नहीं है, बहुत सारी मजबूरियाँ हैं सरकार की। तो इस वजह से नई भर्तियां नहीं हो पा रही, तो इन्हीं अधिकारियों से उनको काम लेना पड़ता है। तो कई बार ये होता है कि अब हम इसको हटा भी देंगे तो काम किससे लेंगे, तो एक वो भी मजबूरी है कहीं ना कहीं। तो सारे पहलुओं को देखकर, और अब कोरोना का ये दौर है, जब नाकाबिल अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, नए लोगों को जगह दी जानी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार भी कह रही है, मोदी जी भी कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार दीजिए। वो तो डायरेक्ट भर्ती भी कर रहे हैं कि जो अच्छे परफॉर्म वाले हैं, कुछ शॉर्ट टर्म में उनको ला रहे हैं गुड गवर्नेंस के लिए। तो ऐसे तमाम रास्ते अभी खोले जाने हैं, तो उसमें ये कार्रवाई यदि मुख्यमंत्री करते हैं तो स्वागत योग्य कदम इसको माना जाना चाहिए। स्वागत योग्य कदम तो है ब्रजेश जी, लेकिन जैसे हमने भी कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुन रहे थे कि कांग्रेस वो कह रहे हैं कि अधिकारियों पर प्रताड़ना हो रही है, लेकिन इसी कांग्रेस में जो प्रभु जी ने जिक्र किया था, जुलाई 2019 में कमलनाथ सरकार ने सूची मांगी थी, और उसी सरकार के दौरान के 2-3 किस्से ऐसे हैं कि एक हमने देखा था, एक आबकारी अधिकारी का एक ऑडियो आया था जिसमें विधायक को नाम पे पैसे की बात करते हैं। उस ऑडियो के बाद उस अधिकारी की अच्छी क्रीम पोस्टिंग हो जाती है। एक जिला आबकारी अधिकारी ट्रैप होते हैं, उसके बाद उनको हटाया नहीं जाता, अच्छी पोस्टिंग हो जाती है। एक एसडीओपी रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं, उनको सस्पेंड करना तो दूर, वो उसी जगह पर बरकरार रहते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। तो एक तरफ आप पिछली सरकारों की मंशा या इस सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हैं, एक जब आपके ऊपर एक्शन का कार्रवाई करने की जिम्मेदारी होती है तो आप उनको बचा ले जाते हैं। कुछ ऐसे मामले जो प्रभु जी कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी बचा लेती है 20-50 में, तो वहाँ तो समझ में आता है कि चलिए ठीक है 19-20 करके आपने बचा लिया, काम कौन करेगा। लेकिन ऐसे मामले हमने देखा कि जैसे एडीजी को अगर एक कबाड़ी धमका रहा है, या एक एडीजी पैसा लेते पकड़े जा रहे हैं,
या और भी ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो रंगे हाथ पकड़ेगा। और ईओडब्ल्यू और जिस मामलों का प्रभु जी ने जिक्र किया, ऐसे दर्जनों मामले आपकी जानकारी में भी हैं कि ट्रैप हो जाते हैं, बरसों बरस तक फाइलें चलती रहती है, अधिकारी रिटायर हो जाता है लेकिन अभियोजन की अनुमति नहीं मिलती है। तो ये दोनों मामले अलग है, लेकिन अगर जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तो एक तो हो गया आप नाकारा लोगों पर एक्शन नहीं ले रहे, और दूसरा ये कि जो आपके सामने पकड़े गए हैं रंगे हाथ तो दोषी साबित हो सकते हैं, या पहली नज़र में दोषी आप उन पर भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो फिर प्रशासन चलेगा कैसे? मनोज जी, जैसे कि आपने कहा, पटेरिया जी ने कहा था कि अफसरशाही इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार होती है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति भी महत्वपूर्ण रहती है। जैसे कि शिवराज जी के कार्यकाल में कुछ अधिकारियों पर IAS, IPS और IFS पे कार्रवाई हुई। मैं आपने कमलनाथ सरकार का जिक्र किया, दुर्गेश जी की बात पे अब मैं कहना चाहूँगा कि कमलनाथ जी भी आए थे तो 20-50 के फार्मूले पे उन्होंने कहा था, तब चीफ सेक्रेटरी थे आपके मोहंती जी, उन्होंने कहा 1 महीने में रिपोर्ट चाहिए हमको कि कितने नाकारा नाकाबिल अफसर हैं और जिन पर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं, उनको हम बाहर कर सकें। जो मोदी जी का जो पहले कार्यकाल था उससे जो फार्मूला लागू हुआ है उसके तहत कार्रवाई कर सकें 20-50 में। तो आपको हम बताएं 165 IAS, IPS और IFS अफसरों की जांच की गई, उनको सूचीबद्ध किया गया। उनमें कुछ ऐसे अफसर भी थे 1 दर्जन जिनको 15 साल हुए थे नौकरी के, उनको भी दायरे में लिया गया। लेकिन बाद में रिपोर्ट जाती है कि उन सबको क्लीन चिट दे दी कि सारे अफसर हमारे काबिल हैं। मध्य प्रदेश में जितने भी टॉप ब्यूरोक्रेसी है सारे काबिल हैं, कोई भी बेकार नहीं है। IAS, IPS ये नवंबर 19 में ये रिपोर्ट गई थी, और हर साल ये रिपोर्ट जाती है जब से मोदी गवर्नमेंट केंद्र में है। तो उसी रिपोर्ट में उससे पहले शिवराज सरकार कार्रवाई कर चुकी है। जब DGP कॉन्फ्रेंस ली मोदी जी ने, जब पूरे प्रदेश के सभी DGP को बुलाया था, तब हमारे यहाँ तत्कालीन में DGP गए थे, ऋषि शुक्ला जो आजकल CBI के चीफ हैं, वो भी गए थे। इसके बाद वो आए थे और मध्य प्रदेश पुलिस ने 835 पुलिस कर्मचारियों को, अधिकारियों को इंस्पेक्टर रैंक के बाहर कर दिया था इस फार्मूले के तहत। तो ये कर्मचारियों पर कार्रवाई तो हो जाती है, लेकिन टॉप अधिकारी जैसा कि हम देख रहे हैं कि पुरुषोत्तम शर्मा का मामला ले लो, चाहे उज्जैन वाली घटना ले लो या जी जनार्दन वाला ले लो, अधिकारियों पे, आला अफसरों पे कार्रवाई नहीं आती। जब इनकी बारी आती है तो इनको अधिकारी बचा ले जाते हैं या सरकार बचा ले जाती है, या सरकार को या जो मुख्यमंत्री हैं उनको वही अधिकारी फीडबैक देते हैं जो उनके बॉस रहते हैं। जैसे कि आप मुख्य सचिव होंगे वो बताएंगे, और जैसे अन्य विभागों में है तो प्रमुख सचिव से रिपोर्ट ली जाएगी कि आप अपने अधिकारियों के बारे में बताओ, तो वो क्या रिपोर्ट देंगे। तो ये बचाते नौकरशाह हैं एक दूसरे को। तो हमाम में जो नंगाई है ना, जो वो ये हाल है कि सब एक दूसरे को बचा रहे हैं, एक दूसरे के गलत काम है उनको ढकने की कोशिश कर रहे हैं, इस कारण बच जाते हैं ये लोग। रही सवाल जी ब्रजेश जी, रहा सवाल बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई का, जैसे लोकायुक्त की बात कर रहा हूँ, आप सभी को यदि जिनकी वो हैं, जैसे प्रभु जी ने भी बताया, अभियोजन की मंजूरी नहीं दी आपने, ऐसे 2 दर्जन IPS, IAS और IFS अफसर हैं जिनके मामले लंबित हैं। आपने पटवारी, तहसीलदार, उनको तो ट्रैप करते हो और उस पर कार्रवाई कर देते हो। कलेक्टर को अधिकार है, यदि चुनाव ड्यूटी में नहीं जा रहा है आदमी तो उसने कहा कि साहब हम बीमार हैं, और उसने रिपोर्ट दी कि मैं बीमार हूं, इस कारण चुनाव ड्यूटी में नहीं जा रहा है, तो वो कहते हैं कि बीमार हो, आप नौकरी लायक नहीं हो, 20-50 का फार्मूला लागू करते हैं और उसको निकाल देते हैं। यही कारण है कि कर्मचारी आंदोलन करते हैं। अधिकारी नीचे वालों पर तो ये फार्मूला लागू कर देते हैं। पिछली सरकार में कमलनाथ सरकार ने भी 85 शिक्षकों को निकाल दिया था, तब प्रभुराम चौधरी शिक्षा मंत्री थे। वो इस आधार पर कि उनकी परीक्षा ली गई थी, लिखित परीक्षा ली गई, उनको 3-3 मौके दिए गए, बिल्कुल, लेकिन वो पास नहीं हो पाए, तो बोले इस लायक नहीं है, उनको निकाल दिया। यदि सरकार चाहे, प्रशासन चाहे तो कार्रवाई कर सकते हैं। जिस तरह से बड़े अधिकारी निचले अधिकारियों पर कार्रवाई कर सके, वैसे ही मुझे लगता है कि सरकार को ऐसे बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहिए, जैसे मोदी सरकार करती है। बड़े राजस्व अधिकारियों को निकाला, एक मैसेज पूरे देश में गया, तो मध्य प्रदेश में भी ये मैसेज देने का काम शिवराज सरकार कर सकती है, पहले भी किया है। प्रभु जी, केवल आपको लगता है मैसेज से काम चलेगा? क्योंकि मैसेज का एक बड़ा खेल है राजनीति में भी, प्रशासन में भी। हम देखते हैं कि पिछली सरकार में कि उज्जैन कलेक्टर और कमिश्नर को इसलिए हटा दिया जाता है कि मैसेज देना चाहते हैं तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी की, देखिए मेरा इतना रुतबा है कि वो कीचड़ युक्त तो पानी जिसमें उनकी कोई गलती नहीं होती है, उनको हटा दिया जाता है। उसकी पिछली सरकारों में हम देखते हैं इक्का दुक्का कार्रवाई होती है कि जो उनके निशाने पर होते हैं उनको निपटा दिया जाता है, और ये मैसेज दिया जाता है कि आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वो एक मैसेज के बाद वो प्रक्रिया फेयर रूप से आगे नहीं बढ़ती है। केवल ये हमारा खास है इसलिए बचा लो, और ये नहीं है या इसलिए हमारे साथ पीछे, जैसे आपने निधि निवेदिता का एक उदाहरण दिया,
ऐसे तमाम सारे उदाहरण हैं। तो उतना करके आप प्रशासनिक कामकाज से इतिश्री कर लेते हैं, बाकी अफसरों पर छोड़ देते हैं कि वो जैसा कर रहे हैं, वो जैसी रिपोर्ट देते हैं, आप आंख बंद करके ओके कर देते हैं। लेकिन जीएडी इतना महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं, उसमें राज्य मंत्री होते हैं, कई बार मंत्री होते हैं, तो उनका काम तो ये सब देखने का होता है। तो आपको नहीं लगता कि उसके लिए एक स्पेशल सेल बना देना चाहिए मुख्यमंत्री को, या जो जैसा आपने कहा कि जिनकी जिम्मेदारी है सीएस की, और केवल सीएस से जवाबदारी पूछी जाए मुख्यमंत्री कि आपने ये टास्क में कहाँ तक आगे बढ़े, तो ऐसा लगे कि कोई, क्योंकि हर एक आदमी की अप्रोच फिर सीएस तक होती नहीं है। और कई बार सीएस जैसे अभी के वर्तमान के सीएस हैं या कई सीएस ऐसे होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सख्त है, दबंग है, तो वैसे लोगों को बख्शते नहीं है। तो अगर एक सिस्टम ऐसा बन जाए तो आपको नहीं लगता कि जो सुधार की बात चल रही है या जो मुख्यमंत्री की मंशा या प्रधानमंत्री की मंशा है उसको बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है? देखिए मनोज जी, आपने चीफ सेक्रेटरी का जिक्र किया है। जो पिछले चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने वाकई में उज्जैन कलेक्टर और कमिश्नर को केवल इसलिए हटा दिया था कि वो एक मैसेज देना चाहते थे, क्योंकि एक गंदा पानी छूट गया था क्षिप्रा नदी में, और उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। बाकायदा कलेक्टर कमिश्नर सरकार को अवगत करा रहे थे, जिस विभाग को पानी छोड़ना था उसने पानी नहीं छोड़ा। कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन कमी ऊपर थी, जिसका खामियाजा उनको भोगना पड़ा था। लेकिन हम यदि पीछे जाकर देखते हैं तो बाबूलाल गौर जब मुख्यमंत्री थे तो वो विजय सिंह को उन्होंने चीफ सेक्रेटरी बनाया था। बिल्कुल, उन एक दबंग अफसर की छवि थी उनकी, उनके राज में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो पाती थी। तो यदि मुख्य सचिव जो है, प्रशासन का जो मुखिया है, यदि उसको काम करना है तो काम उसको कराना, हर काम मामले में वो मुख्यमंत्री की तरफ देखे कि मुख्यमंत्री उसको निर्देश दें, मुख्यमंत्री ये हर चीज़ को देखें, उसके बाद निर्देश दें, क्योंकि प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी के पास है। मुख्यमंत्री का काम है एक नीति बनाना। उनने एक लाइन ऑफ एक्शन दे दिया कि 20-50 वालों पर कार्रवाई कीजिए, आप सूची मंगाइए 4 दिसंबर तक, उसके बाद जो है जो उसके दायरे में आ रहे हैं, जिनकी सीआर खराब है, उनको पद से हटाइए। अब ये हटाने का काम, छटनी का काम, स्क्रूटनी करने का काम चीफ सेक्रेटरी का है कि वो कैसे करते हैं। कमेटी बनाते हैं, खुद रात भर जाग कर करते हैं, या 4 और अफसरों को बैठा काम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जो अलग अलग काम करें। ये कैसे होगी, ये प्रक्रिया तय करना उनका काम है, उस काम को एग्जीक्यूट कराना उनका काम है। काम हो जाने के बाद वो जाके रिपोर्ट दे सकते हैं कि मैंने ये काम करा दिया जो आपने कहा था, निश्चित तौर पर। लेकिन उसमें यदि आपने सूची मंगा कर रख ली कि अब मुख्यमंत्री अगले महीने फिर समीक्षा करेंगे, तब वो सूची देखेंगे, फिर वो पूछेंगे, तब मैं बताऊंगा कितने की सूची आई है, फिर मुख्यमंत्री कहेंगे इसमें से कितनों को हटाया जाए, कितनों को नहीं हटाया जाए, तब मैं हटाऊंगा। तो ये जो एक लेतलाली का जो अधिकारियों का रवैया है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इस मामले में जरूर मोहंती की तारीफ करनी चाहिए जो पिछले चीफ सेक्रेटरी थे, कि वो एक संदेश देने का खेल उन्होंने जरूर किया था, लेकिन केवल मैसेज से ही काम नहीं चलता है। बिल्कुल, यदि आप गेहूं पिसाने जा रहे हैं, 10 किलो गेहूं आपने खरीदा है, उसमें से 1 किलो का आप छलनी में छान लें, उसके कंकड़ पत्थर निकाल लें और बाकी को यूं ही मिला दें, वो स्थिति नहीं है। आपको यदि शुद्धिकरण करना है तो ऊपर से नीचे तक पूरा करना पड़ेगा, और सतत प्रक्रिया है। यदि गंगा को निर्मल करने की बात चल रही है तो एक बार गंगा को ऊपर से नीचे तक साफ करने के बाद आप कहें कि फिर लोग उसमें कचरा डालते रहें, तो वो स्थिति नहीं है। फिर आपको प्रबंध करना पड़ेगा, उसमें गंदगी कहीं से मिले ना। तो वही प्रशासन का काम है कि प्रशासन में एक भी यदि खराब कोई व्यक्ति है उसको आप यदि कार्रवाई कर रहे हैं तो फिर आगे का प्रबंध आपको ये करना पड़ेगा, कोई और उस रास्ते पर ना जाए। यदि कोई थोड़ा बहुत चलता दिखता है तो उसको छोटी सजा दे दीजिए, आप कोई बड़ी गलती करता है उसको ज़्यादा सजा दे दीजिए। मनोज जी, ये मध्य प्रदेश का एक विभाग है जल संसाधन विभाग। जी बिल्कुल, उस विभाग को माफी देने वाले विभाग कहना चाहिए, ज़्यादा उचित होगा। उस विभाग में बड़े बड़े बांध बनते हैं, अधिकारी बड़े बड़े गोलमाल करते हैं, और जब उसकी शिकायत होती है, जांच होती है, तो उनके जो ईएनसी हैं उनकी रिपोर्ट्स जो आती हैं वो अपने आप में देखने लायक है। वो कहा कि इनसे हो सकता है कि सर्वे की जो गलती हुई है उसमें कोई मानवीय चूक हो गई, इस वजह से इनको माफ़ कर दिया जाए। बिल्कुल, या इस काम में ये चूंकि चीफ सेक्रेटरी, माफ़ कीजिएगा, चीफ इंजीनियर के जिम्मे का काम था, उन्हें एक विजिट किया, निर्देश दिए, नीचे वालों ने काम ढंग से नहीं किया, इसलिए ऊपर से नीचे तक को सबको माफ़ कर दिया जाए। प्राकृतिक आपदा आ गई इसलिए माफ़ कर दिया जाए। तो जो जितने वहाँ पर जो भ्रष्टाचार की शिकायतें होती हैं उसमें 100 में से 80 शिकायतों में तो वो माफ़ कर देते हैं, 20 में ही जांच, विभागीय जांच के लिए मामले जाते हैं। तो यदि ये रवैया है किसी विभाग का, निर्माण विभाग का काम करने का, तो आप उस विभाग के अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ पर क्या स्थितियाँ होती हों। इसीलिए वहाँ पर 20-50 की ज़रूरत है। वहाँ पर सीआर देखकर, आदमी की सीआर में आप देखिए कि कितनी सीआर उसकी खराब हो रही है। यदि बार बार यदि वही स्थिति आ रही है, मतलब वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल, तो फिर उसको झेलने की जरूरत। उसकी जगह नए जो लोग रोजगार का इंतजार कर रहे हैं उनको मौके दीजिए, वो अच्छा काम करके दिखाएंगे नए लोग। डॉक्टर शोभम उपाध्याय इसमें उदाहरण है, जो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के थे, कि जूनियर डॉक्टर नए भर्ती हुए, उन्हें अपने अंतिम समय तक, मतलब कोरोना होने के बाद तक कोरोना मरीजों का उपचार करते रहे, अपना ध्यान नहीं रखा, उनका बलिदान दिया उन्होंने अपने जीवन का। ड्यूटी के पहले दिन कोरोना वार्ड में
उनकी पहले दिन से कोरोना वार्ड में नौकरी लगी। इस तरीके के जो यदि नए खून को आप मौका देते हैं पुरानों की जगह, तो वो इस तरीके के जीवट के साथ काम करके दिखाते हैं लोग। तो ऐसे लोगों को अवसर देना चाहिए आपको। यदि वो वाकई काम नहीं करे तो उनको मुक्ति दीजिए, उनको पेंशन दे दीजिए, वो घर बैठकर आराम करें। अब एक सरकार ने शायद चुनावी लाभ के लिए पिछले बार ये कर दिया था कि 2 साल की सेवा अवधि बढ़ा दी। बिल्कुल, लोग काम वैसे ही नहीं करना चाहते हैं और उनको 2 साल और उनको रिटायरमेंट के पहले के मिल गए, तो फिर वहीं बैठे बैठे कुर्सी तोड़ रहे हैं, फील्ड पर जाना नहीं है। तो आम तो नीचे काम कहाँ से होगा? नए लोगों को मौका दीजिए तो शायद मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, बड़ी बात है। ब्रजेश जी, एक फाइनल कमेंट आपसे कि जो प्रभु जी ने कहा, तो एक ये भी एक निदान हो सकता है कि जो बिल्कुल पब्लिक से जुड़ी सर्विसेज है, जैसे पुलिस का जिक्र है, या हम कहें कि नगर निगम है, जिला प्रशासन है, जैसा प्रभु जी ने कहा कि जो सरकार के कोर क्षेत्र वाले हैं, जैसे जल संसाधन है, कि कम से कम ये 4 से 8 विभागों के पहले चयन कर लिया जाए, पहले इनमें चलनी चलाई जाए, क्योंकि ये ऐसे विभाग हैं जिससे पब्लिक से सीधा वास्ता। अगर हम बात करें जल संसाधन की, इनकी कि सरकार कह रही है कि हम इतनी नहर सिंचाई का रकबा बढ़ाने वाले हैं, मध्य प्रदेश को एग्रीकल्चर में नंबर 1 बनाने वाले हैं, सब करने वाले, तो कम से कम आप पूरे सिस्टम की सफाई नहीं कर रहे हैं, तो 2-3 ऐसे प्राइम जो आपके डिपार्टमेंट है उनको पकड़ के सिस्टम की सफाई कीजिए, जिससे जनता का सीधे साबका पड़ता है, वास्ता पड़ता है, और फिर धीरे धीरे उसको दूसरे विभागों तक ले जाइए। बिल्कुल मनोज जी, यदि ऐसा करेंगे तो जनता में भी मैसेज जाएगा, जो मैसेज की हम बात कर रहे हैं, और इसका राजनीतिक लाभ भी होगा, और अफसरशाही पर जो नौकरशाही है उस पर भी लोगों का भरोसा होगा। जैसे निधि निवेदिता की हम बात कर रहे हैं, आपने मुख्यमंत्री ने उनको हटा दिया, लेकिन आप ये देखिए ना, वो एक IAS अधिकारी और एक IPS अधिकारी ने जांच कमेटी बनाई थी, उनने क्लीन चिट दे दी थी। आप उन पर भी कार्रवाई करो ना, जब तो पूरी दुनिया को दिख रहा है कि गलत है, किसी को मारा एक निचले कर्मचारी को और बड़ा अधिकारी है, और उसको किस तरह अफसरशाही बचा के लेगी। तो यहाँ जिस तो बचाव का खेल है ना, इस पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है, तभी ये सिस्टम सही से काम करेगा और सरकार की मंशा के अनुरूप काम करेगा, और आगे लोगों को मैसेज जाएगा, और उससे पारदर्शिता भी आएगी, भ्रष्टाचार भी कम होगा। सिर्फ निचले अधिकारियों पर कार्रवाई करने से कुछ नहीं होने वाला। जैसे प्रभु जी ने बताया कि यदि चीफ सेक्रेटरी मजबूत हैं, कड़क हैं, सख्त हैं, तो नीचे तक मैसेज जाता है। हम देख रहे हैं देश में भी, मोदी जी यदि वहाँ बैठे हैं, यदि वो ईमानदार हैं, तो नीचे तक मैसेज जा रहा है। यदि ऊपर से सुधार करने की जरूरत है, नीचे तो आप जब चाहो जब डंडा चला दो, नीचे वाला तो चला ही रहा है, लेकिन कार्रवाई की जो छलनी है ना, आपको उसमें ये देखना नहीं पड़ेगा कि छोटे दाने को गिराएंगे आप। बड़ा दाना जो है यदि वो खराब है, यदि इसमें पोल है, उसमें घुन लग गया है, तो उसको भी आपको ऐसा छलना लगाना पड़ेगा जिससे वो भी निकल सके। बिल्कुल, मतलब भ्रष्टाचार के लिए कोई ग्रेडिंग नहीं होना चाहिए, जो भ्रष्ट है उसकी सफाई होना चाहिए। बराबर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा भाग लेने के लिए। तो निश्चित तौर पर जो एक अंकुश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंकुश हमने देखते हैं कि वो इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि एक धाक रहे, साख रहे, और सरकार की मंशा निश्चित तौर पर बहुत अच्छी है। जैसा प्रभु जी ने कहा कि पूरा जिम्मेदारी जो प्रशासनिक मुखिया यानी CS की होती है, और CS का चयन भी जो प्रदेश के मुखिया होते हैं वही अपनी पसंद से करते हैं, ताकि प्रशासन को जो वो उन्होंने कमिटमेंट किया है जनता के साथ, उस पर खरा उतरे, और जो सरकार जो बेहतर सरकार बनाने का वो वादा करते हैं, चलाने का वादा करते हैं, उस पर वो खरा उतरे। लेकिन ब्यूरोक्रेसी को भी ये समझना होगा कि अगर मुख्यमंत्री की मंशा है या CS की मंशा है, तो उसी हिसाब से ईमानदारी से काम हो, क्योंकि जैसा हम कहते हैं कि एक गेहूं के संग घुन भी पिसती है, ऐसे ही जो बदनाम अफसर होते हैं उसके कारण पूरा डिपार्टमेंट खराब बदनाम होता है। और हम बचपन से कहावत सुनते ही आ रहे हैं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि तालाब की सफाई का ये जो सिलसिला शुरू किया गया है, उसमें छोटी गंदी मछलियों के साथ साथ जो बड़े मगरमच्छ है उनको भी निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, ताकि जनता के बीच एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।